संजीव सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके पास चुनाव लड़ने का सोर्स कहां से है। मुझे तो हंसी आती है क्योंकि भाई हमने अमृत का घड़ा तो पिया नहीं है। गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि मुझे 5 साल मौका दे दीजिए हिंदुस्तान के लोग। इनके लोगों का काला धन सफेद हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के 650 से ज्यादा जिलों में 3 स्टार टाइप का अपने कार्यालय बनाए। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी भी जनेऊधारी कहलाए जाते हैं। जो बीफ बना, जो गाय का मांस बेचते हैं उनसे चंदा लिया। भगवान राम के नाम पे चंदा खाने वाले लोग, जमीनों को बेचने वाला चंपत राय, कृष्णानंद राय की सीबीआई कोर्ट में इसी भारतीय जनता पार्टी ने सजा क्यों नहीं दिला पाई। जान दे दूंगा, अरे जान मत दीजिए, बेटियों की जान बचाइए। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस पे क्या कहेंगे। वो इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के पीछे क्यों चुप हो जाता है। सवाल ये है, आप भी खरीद लीजिए वॉशिंग मशीन, क्योंकि वो कितना बड़ा धब्बा हो, कितना बड़ा दाग हो, 10-10 साल के दाग मिट जा रहे हैं। राजेश मिश्रा जी में तो क्या वो मशीन में धुलने के जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने उस डॉक्टर राजेश मिश्रा को मार दिया है। नमस्कार, अभी हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता संजीव सिंह मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे 2024 में हो रहे चुनाव को और लगातार वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी पर हमले किए जा रही है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरह से वर्तमान सरकार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी पर हमला करते जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब 2024 कहाँ रुकेगी। देखिए, वर्तमान सरकार के पास अगर अपने उनकी सफलता के मुद्दे होते तो निश्चित उसको गिनाते। 10 साल की सरकार, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अमृत काल, उसमें हटा दीजिए तो पूरी तौर से मृत काल रहा है। युवाओं की सबसे बड़ी बढ़ती बेरोजगारी, उसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। किसानों की और युवाओं की लगातार बढ़ती आत्महत्याएं, और जो प्रधानमंत्री 2022 में कहते थे, आपको बताऊं अशोक जी कि जो कृषि वृद्धि दर है, उस वृद्धि दर से तो उनकी आय कम से कम जाके होगी 2036 में, तो जो 2017 से कहते थे। तो वहीं पे युवा हुआ, किसान हुआ और नारी सुरक्षा की बात करते। सबसे बड़ी बात करते थे ये लोग कि साहब हम काला धन लाएंगे स्विस बैंक से, और स्विस बैंक से काला धन लाने वाले लोग एसबीआई के पीछे छिपने लगे। तो कहने के मतलब है कि ये जितने इनकी चीज़ें थीं, और वैसे भी कह लीजिए कि बनारस को क्योटो बना रहे थे, स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे। तो कहने का मतलब कि जो विकासोन्मुखी भारतीय जनता पार्टी बनकर के 2014 में आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो नरेंद्र मोदी पार्टी बनकर के जो प्रचार अब हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, भाजपा की गारंटी नहीं चलती, मोदी की गारंटी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी की गारंटी का वारंटी लेने वाला कौन है। क्या वो भाजपा के लोग बतावेंगे जिन मुद्दों को मैं गिना रहा हूँ। उज्ज्वला की बात कर लीजिए, उसके कनेक्शन 90% ज़्यादा लोगों ने किया। वहीं पे नारी पढ़ाओ नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। 80% पैसे उसके जो ऐड में खर्च हुए। तो कहीं तो आप मिलते, और कैसे बेटियां बचेंगी। मणिपुर से लेकर के और आप ज़्यादा दूर में उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। और बीएचयू में जो गैंगरेप की मतलब घृणितम कार्य हुआ, और 60 दिन तक बचाने का काम यहाँ के स्थानीय भाजपा इकाई और विधायकों ने किया, क्योंकि उससे 5 राज्यों के परिणाम प्रभावित हो सकते थे। तो कहने का मतलब जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भी वारंटी लेने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली, मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बहुत मजाक उड़ाया था कि अरे ये थक जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वो बलिदानी खून है, उस बाप का खून है जिसने इस देश के लिए शहादत दी, स्वर्गीय राजीव गांधी का खून है। वो उस दादी का खून है कि जिनको मालूम थी कि मेरी हत्या होने वाली है, जिनको मालूम थी कि मेरे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मेरी हत्या हो सकती है, और वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को खारिज किया कि नहीं, अगर मैं उनको एक धर्म के लिए विशेष लोगों को हटा दूंगी तो उससे मैसेज दूसरा जाएगा। और आपको अच्छी तरह ख्याल है, उड़ीसा में श्रीमती गांधी ने भाषण देते हुए कहा कि मेरे खून का एक कतरा इस देश की आज़ादी और इस देश के आगे संघर्ष में काम आएगा। और वो इंदिरा जी की हत्या, तो उस बलिदानी दादी का वो पोता है। तो आज वो उस व्यक्ति पे सवाल खड़ा किए गए, और उस व्यक्ति ने दिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ी पदयात्रा आज इन जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो अभी पिछले 14 जनवरी से मणिपुर से स्टार्ट हुई, आपने देखा कि जाकर के 18 मार्च को मुंबई में समाप्त हुई। लगभग 6700 किलोमीटर की यात्रा किया, और लगभग
आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा समय दिया, और इन दोनों यात्राओं से आपने देखा कि पूरे देश का माहौल बहुत बदला हुआ है। और इस बदलाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और उसके डर का कारण है कि एक तो इनकी विफलता, जो इन्होंने कहा था उस पर ये बिल्कुल नाकारे साबित हुए। अब क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग मैदान में ना आने पावें, और उसके लिए आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जीता जागता सबूत है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को कहा कि आप 13 मार्च को पूरी जानकारी हमें देंगे, और सीधे कहा, इससे बड़ा गाल पे तमाचा क्या होगा, कहा साहब ये अनलॉफुल है, ये असंवैधानिक है, और कहा कि इसमें कंपनी एक्ट का, इसमें कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और दूसरी बात कि सूचना के अधिकार का, इस कानून का उल्लंघन है। भाई आप किसी को वोट दें तो आप जानकारी रखना चाहते हैं ना कि साहब ये संजीव सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके पास चुनाव लड़ने का सोर्स कहाँ से है, ये पार्टी कहाँ से ला रही है। और इसको लेकर के आपने देखा कि जिस तरह की नौटंकी की गई, क्या एसबीआई का चेयरमैन जिस तरह की नौटंकी कर रहा था, उसके पीछे कौन लोग थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कि 12 मार्च की शाम 5 बजे तक नहीं आएगा तो कंटेम्प्ट होगा, और उसके बाद भी इतनी बेशर्मी, फिर 18 मार्च को उन्होंने कोडिंग कर रखी थी कि उसको पहले बताओ किसको किसको क्या। और आज हमारे मीडिया पैनलिस्ट ने, हमारे मीडिया के हमारे चेयरमैन साहब जयराम रमेश साहब ने, पवन खेड़ा जी ने जो पीसी की है, सीधे बताया कि साहब आज उस चंदे में लगभग करीब 8,500 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को, और चंदा कैसे गया उसको भी दिखाया कि साहब चंदा दो धंधा लो, चंदा दो पैकेज पाओ। और हम आपको रोकेंगे चूँकि हम एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे। आपने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, तो वर्तमान सरकार ये बोलती है कि पहले अपनी पार्टी जोड़ लें फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालें। मुझे लगता है कि उसका जीता जागता उदाहरण तो तेलंगाना का चुनाव का परिणाम है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पीछे तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करते थे। कर्नाटका का चुनाव है, और हम ये भी कहेंगे कि वहाँ पे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी आते हैं, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना प्रदेश नहीं बचा पाए। और उसके साथ ये भी मानता हूँ कि कुछ हमारी संगठनिक कमियाँ थीं, ईमानदारी से बात करूँ, कि जहाँ पे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, लेकिन आपने देखा कि कुछ मुद्दे अपने अलग हैं, लेकिन आपने देखा कि जनता आज इन्हीं राज्यों में, चाहे राजस्थान में है, वहाँ स्थिति बदली हुई है कि चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ वहाँ पे मंत्री को चुनाव हारना पड़ा। उस छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के बीच में सरकार हमारी भूपेश बघेल की काम करती थी, वही जंगल फिर से आज काटे जाने लगे, और आदिवासी मुख्यमंत्री का विरोध छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उसी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि जो विकास के नाम पर आई थी, आज शिवराज सिंह चौहान को जिस मामा के नाम पर सरकार आई थी, आज वहाँ उनके भांजे भांजियाँ किस तरह। तो कहने का मतलब कि उन राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष कुछ 4 महीने में पैदा हुए, और इसलिए कि ये जो यात्राएं हैं, ये यात्राएं कांग्रेस पार्टी की केवल सोच नहीं है। ये यात्रा जो 10 साल से जिन वर्गों को मैंने बताया, वो जो वेदना में है, जो लगातार निराशा के भाव में है, युवा है, किसान है, श्रमिक है, उनको लेकर के। और क्यों नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफ देश का प्रधानमंत्री हर मंचों पे कहते हैं कि मुझसे बड़ा पिछड़ा कौन, संसद में कहते पिछड़ा कौन, तो भाई इस हिंदुस्तान का अशोक जी एक एक्सरे होना चाहिए ना, एक एक्सरे होना चाहिए कि भाई किस जाति के लोग कितने हैं। और देखिए तभी होगा। इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल ये पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों और अनुसूचित जनजाति के हों, इसमें अगड़े भी हों, और आर्थिक रूप से जो अगड़े भी पीछे रह गए। क्योंकि भाई देखिए रेस, ये हमें बताइए, ये जाति जनगणना क्यों कराना चाह रहे? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वो बार बार ये उठा रही है PDA के रूप में, और कांग्रेस पार्टी भी बार बार ये, चूँकि वर्तमान सरकार कहते हैं कि हमारे लिए सभी भारतवासी एक बराबर हैं, तो क्या ये अलग अलग जातियों में बांटकर राजनीति की जा रही है? मुझे लगता है कि इसको लेकर के स्वयं नरेंद्र मोदी जी इसके सबसे बड़े सबूत हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए थे वडनगर में तो सामान्य जाति के थे, और सन 2000 में जब वो मुख्यमंत्री बनने को हुए तो उसके बाद वो सामान्य से पिछड़ा बने। तो इसका जीता जागता प्रमाण है। और पिछड़ा क्यों बने वो? भाई उनको पिछड़ा नहीं बनना चाहिए। आज तो पिछड़ों की बात अगला नेता कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, हम जैसे लोग कर रहे हैं, हम तो पिछड़ा नहीं बन रहे हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी रेडीमेड पिछड़ा बने तो वो क्यों नहीं बात करना चाहते? दूसरी तरफ
2011 के बाद जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी। अंग्रेजों के समय जनगणना नहीं रुकी। जब आप जनगणना नहीं करा रहे हो, दूसरी तरफ आपने, राहुल गांधी जी ने कहा कि उस समय हमारे समय जाति जनगणना हुई थी। अभी जो पिछला चुनाव हुआ 5 राज्यों का, उस समय ललकार के कहा कि साहब जो 2024 का चुनाव हो रहा है उसी जनगणना के आधार पर, जाति जनगणना जो रुकी थी उसी के आधार पर आप चुनाव लड़वाइए। यहाँ तक कि जो विमेंस रिजर्वेशन बिल आया गया और कहा गया कि साहब महिलाओं का उद्धार कर दिया। राहुल गांधी जी ने कहा कि साहब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, और ये तो हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की समझ चली रही थी चीज़ें, आपने किया, अच्छी बात है। लेकिन आप उन महिलाओं को मौका कब दोगे? आपने जनगणना करे नहीं। राहुल जी ने कहा, माननीय खड़गे जी ने कहा, सारे नेताओं ने कहा कि साहब आप जो है 2024 में लागू कर दीजिए उसी 2000, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि अब जो जनगणना होगी अशोक जी, वो जनगणना कम से कम जा करके होगी 2031 में। 2031 के बाद जो सीमांकन होगा तो करते कराते 2037 के बाद ही वो अप्लाई हो पाएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, तो इसमें फिर जनगणना रहेगा ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि भाई हमने अमृत का घड़ा तो पिया नहीं है। जहाँ कोरोना में 50 लाख लोग ऐसे लोग चले गए, स्वयं नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के बहुत से लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से लोग हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरह से हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाना। पहले आए थे तो क्या करते थे, गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि मुझे 5 साल मौका दे दीजिए हिंदुस्तान के लोगों, कहते थे ना, 60 महीना दे दीजिए। अब क्या है, 47 चले गए। अरे साहब, जो आपने 5 साल के लिए कहा था, 100 स्मार्ट सिटी कहा था, डीजल पेट्रोल के दाम नीचे हो जाएंगे, डॉलर जो है झुक जाएगा, इंडिया का जो है रुपया खड़ा हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सम्मान बढ़ जाएगी, और जो चीन जो लगातार हमारे सीमा में घुस रहा है उसको लाल आंखें दिखाएंगे। आज तो अरुणाचल मांग रहा है, तो सबसे ज़्यादा झूला इन्होंने झूलाया, 18 बार सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चीन ये गए। किसानों को लेकर के कहा कि एमएसपी का कानून जरूर बनना चाहिए, और एमएसपी का कानून कौन कहे, कील, और वहाँ पे पता चला गोलियां तक चलवाई गई कील का, सड़कों पे गाड़ करके। तो कहने का मतलब, जो आप कह के आए थे, और नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार क्या था, इनके लोगों का काला धन सफ़ेद हुआ, और सफ़ेद ही नहीं हुआ, उसी नोटबंदी के आड़ में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के 650 से ज़्यादा जिलों में 3 स्टार टाइप के अपने कार्यालय बनाए। एक जगह कांग्रेस का कार्यालय बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा इस तरह का हो। तो हमने देश बनाया, हम कार्यालय नहीं बना रहे थे। तो नोटबंदी की आज सच्चाई नहीं बता पाते, जीएसटी की सच्चाई नहीं बता पाते, हजारों संशोधन हो गए, आज भी व्यापारी परेशान। अब तो व्यापारियों को भी सोचना है। बताइए, व्यापारी व्यापार नहीं करेगा क्या? कह रहे हैं कि साहब 45 दिन के बाद अगर आपके व्यापार में जो आपने वो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वो नहीं आएगा तो पैसा आपका मान लिया जाएगा। गजब, मतलब एक कहावत है कि एक मतलब किसी दूसरे का कुछ जले और आपको दर्द हो रहा है, क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी एक ही इश्यू रहता है, क्योंकि देखिए जब ये सत्ता से दूर जाते हैं तो अपना छुपा हुआ एजेंडा, सांप्रदायिक एजेंडा नहीं बताते, और जब सत्ता में आते हैं तो उसी सांप्रदायिक एजेंडे पे काम करते हैं। वो तो बार बार आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवाद करते हैं, तुष्टिकरण की नीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं, और चुनाव प्रचार में राहुल गांधी भी जनेऊधारी कहलाए जाते हैं। देखो, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आज कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवारों के नाम गिनाने लगूंगा, स्वर्गीय कल्याण सिंह से लेकर के, राजनाथ सिंह जी से लेकर के, रमन सिंह से लेकर के, वसुंधरा राजे से लेकर के, शिवराज सिंह चौहान से लेकर के, ऐसे तमाम नाम हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पट जाएगी हिंदुस्तान के हर राज्यों में। दूसरी तरफ आज परिवारवाद, जिसके बच्चे ने कभी बैट पकड़ा नहीं, वो बीसीसीआई का सचिव हो जाता, उन्हीं के पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर क्या कह करके दिल्ली के सांसद, उनका नाम भूल रहा हूँ, पार्टी छोड़ दिया, टिकट नहीं लिया। भारतीय क्रिकेट टीम को ओपनर रहा करते थे गौतम गंभीर, क्या हुआ? क्या कहा कि मैं उस आदमी के अधीन काम नहीं कर सकता जिसको बैट कभी पकड़ना ना आया हो। तो आप ऐसे लोगों को क्या से क्या बना रहे हो, परिवारवाद की बात आप हमसे कर रहे हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कल्याण सिंह के बेटे को नहीं ताजपोशी की गई, वहाँ पे आपने वसुंधरा राजे को नहीं किया, कि आपने बिहार में नहीं किया। दूसरी तरफ एक और बात करता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र का तकाजा है, किसी भी परिवार का बेटा हो, जनता तय करती है कि कौन सदन में जाएगा और कौन सड़क पर रहेगा। वो कांग्रेस पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से हो, उसको तो मेन जाना है जनता के बीच में ना। लेकिन इन्होंने क्या किया? जय शाह ने कौन सी रणजी क्रिकेट खेली थी? कहाँ सीके नायडू खेला था?
जो अल्फ़ाबेट तक पढ़ नहीं पाता है उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। तो यहाँ बात नहीं उठती। दूसरी तरफ हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी में भूमिका निभाई। इस देश के उस स्वर्णिम इतिहास को लिखते समय जब संविधान बना तो उस संविधान आप देखिए तो उस संविधान में कहीं तुष्टीकरण की बात नहीं। इन लोगों ने लगातार बरगलाने का काम किया। और अगर ये एक तरफ कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो मोदी भाईजान कौन लोग बनाते हैं? अच्छा सुनिए, चूँकि जब चुनाव आता है तो चाहे अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी जी को अगर ले लिया जाए तो ये लोग कभी टोपी लगा लेंगे, कभी चादर ओढ़ लेंगे। तो क्या चुनाव आने पर गेरुआ वस्त्र ये लोग कब धारण करेंगे? मुझे लगता है कि पहली बात कि गेरुआ को भी समझिए आप। गेरुआ ये लोग मतलब गेरुआ वस्त्र तो पहले नहीं धारण करते, पहले मतलब टोपी धारण कर लेंगे फिर चादर कर लेंगे। तो वर्तमान सरकार ये बार बार इल्जाम लगाती है ये लोग गेरुआ वस्त्र कब धारण करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से विरत होकर के ही बात करना चाहती है। हमने कहा ना आपसे कि वो कभी बात नहीं करेंगे कि शिक्षा का स्तर कितना बढ़ाया, वो कभी बात नहीं करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात करें तो वहाँ कहाँ पहुँचे, वो कभी बात नहीं करेंगे हमारी विदेश नीति कहाँ तक पहुँची, वो कभी बात नहीं करेंगे कि हमारी व्यापारिक घाटा कितना कम हुआ। ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये वो लोग हैं कि जब ये देश 60 सालों तक जो 55 लाख करोड़ के कर्जे में था, इस सरकार ने 10 साल में उसको 205 लाख करोड़ पहुंचा दिया। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आपके घर में जो बच्चा गर्भ में पल रहा होगा आज वो 1.5 लाख रुपए का कर्जदार है विदेश का, ये बात नहीं करेंगे। इसलिए धर्म की बात करते हैं और इनसे धर्म की बात क्या करना साहब। ये जिसको माँ कहे उसको ठगे। गाय को माता कहा, बीफ कंपनियों से चंदा लिया, जो बीफ बना जो गाय का मांस बेचते हैं उनसे चंदा लिया। वाराणसी में आए थे, कहते मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा के सनातनी पुत्र निषाद समाज हैं, उनके पेट पे तो लात मारा क्रूज चला करके। उनकी तो नावें बंद हो जाएगी 2 महीने बाद और क्रूज चलेगा। क्रूज किसका है? उनके गुजराती भाइयों का। और इसी बनारस में सीना चीरा गया। तो एक माँ जो अपने अस्वस्थ थी, अपने अविरलता निर्मलता को लेकर के, तो माँ गंगा की भी हत्या की। और दूसरी तरफ कहते हैं हर जगह भारत माता की जय। अरे जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे को सम्मान नहीं दिया वो लोग भारत माता की जय कैसे करते हैं? और जिन 3 नौजवानों ने इनके नागपुर के कार्यालय पे 2001 में अशोक जी भारत का तिरंगा फहराया था, ये वो गद्दार कौम है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया। 2011 में बाइज्जत बरी हुए और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना माफ कीजिएगा, कोर्ट ने कहा, नागपुर के कोर्ट ने कहा कि किसी भी शासकीय अशासकीय कार्यालय पे तिरंगा फहराना ये देश के स्वाभिमान और देश की राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इनके गाल पे तमाचा लगा तब ये तिरंगा फहराना शुरू किए। तो इनसे हमें धर्म के लिए, इनसे हमें राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लेना है। जो 7-7 बार माफ़ीनामा लिखे हों और अंग्रेज़ों से पेंशन लिए हों, जो भारत छोड़ो आंदोलन में न रहे हों, जो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष बाबू के जाने से हिंदुस्तानी को मना करके अंग्रेज़ों की फौज में शामिल कराने का काम करते हों, और जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में शामिल हों, और जब उस हत्या की साजिश से छूटे तो अंग्रेज़ों नहीं बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि इस बार फिर से मुझे माफ़ी दे दी जाए, मैं आजीवन कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा। ये इन लोगों से मैं सीखना है। तो धर्म की आड़ में, और धर्म एक चीज़ बता दूं, किसी की बपौती नहीं है। भगवान राम के नाम पे चंदा खाने वाले लोग, ज़मीनों को बेचने वाला चंपत राय, ये लोग बात करेंगे। और 2 तरफ की बात मत कराइए। आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल 2 तरह की बात मत करिएगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहते हैं कि साहब गोलियां चलाई। आप जैसे लोग भी कहते हैं गोलियां कौन चलाता है? मौके पर रहने वाला अधिकारी। वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। और वो गोली चलाने का कार्यसेवकों पर निर्णय किसने लिया था? नृपेंद्र मिश्रा ने। कौन थे नृपेंद्र मिश्रा? उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, प्रमुख सचिव थे। और वही नृपेंद्र मिश्रा आज जो मंदिर निर्माण के चेयरमैन है, राम मंदिर निर्माण के चेयरमैन है। तो इसको आप क्या कहेंगे? नहीं तो वो भी तो किसी से ऑर्डर लेंगे तभी तो वो ऑर्डर नहीं होता। इसका एक प्रमाण और बता दूं। इसी आपके, मैं CA NRC आंदोलन की बात कर रहा हूं, मैं तो उसमें जेल रहा और हमने कहा कि गैर संवैधानिक कानून था। आज भी अडिग हूँ एक लॉ के स्टूडेंट के नाते, और आज भी बहस उस पर सरकार कराने को तैयार नहीं। बहुमत के आधार पर बहुत से फैसले हो जाते हैं, आप करा लीजिए। क्या बहुमत इस आधार पर इस हिंदुस्तान का चलेगा? अगर एक गाँव में
कुछ लोग कहते हैं कि साहब शराब पीना गांव की नस्लों को बर्बाद करना है, और 100 लोगों की आबादी में 90% लोग बहुमत से कहते हैं कि नहीं साहब शराब बिकना चाहिए, तो क्या इसको लोकतंत्र की विजय कहेंगे आप? ये हिंदुस्तान में किया गया। और उसी CNRC के आंदोलन में उत्तर प्रदेश में 21 जाने गई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तो क्या कहा जाए, योगी आदित्यनाथ ने जान ली? नहीं, मौके पे जो पुलिस अधिकारी था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते, उसने गोली चलाई। योगी आदित्यनाथ से पूछिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि आपने क्या गोली चलाने का आदेश दिया था? वो नहीं कह पाएंगे। इसलिए कहता हूं कि मीडिया के द्वारा सब्जबाग किसी एक व्यक्ति को बदनाम करने का, कि मुलायम सिंह यादव जी को कहा गया कि साहब ये कारसेवकों के हत्यारा थे, तो नृपेंद्र मिश्रा कौन थे जिसने सीधे आदेश दिया? उस नृपेंद्र मिश्रा से आप मंदिर निर्माण का चेयरमैन बना देते हो, और उस मंदिर निर्माण में जहां चंपत राय जैसे लोग मात्र 10 मिनट में 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ ये मुलायम सिंह यादव पर अभी वर्तमान में जो है अंसारी जी को जो अभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो उन पे आरोप लग रहा है कि इन मुलायम सिंह यादव के ही कहने पर कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, और इस मामले को गन वन खरीदने के मामले को लेकर रफा दफा किया गया था, जो उस समय वर्तमान के DSP थे। इसका मतलब मुलायम सिंह यादव ने पूरा सह दिया था? बिल्कुल दिया था। तो आपके सामने सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि मुलायम सिंह अगर इतने गलत आदमी थे तो उनको आरोप ये लग रही है कि चूंकि वो अपराधी के साथ अपराधी को सह दे रहा था। मैं कह रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ, अपराधी को सह दिया था। आप मुख्तार अंसारी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव क्यों दिया? इसी कृत्य के लिए दिया। क्यों दिया? दिया ना, माने अखिलेश यादव जी जाकर के राष्ट्रपति भवन में उसको ग्रहण किए। एक तरफ आप पद्म विभूषित करोगे, पद्मभूषण दोगे, और दूसरी तरफ कहोगे अपराधी के साथ थे। और वहीं शायद आपको रुकिए मैं आपको रोकूंगा। संसद में आपको माननीय मुलायम सिंह का आपको लास्ट भाषण आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने ये कहा था कि अगले प्रधानमंत्री भी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। पूरे सदन में उठकर खड़े होकर ये बात बोला था उन्होंने। ठीक है, ये तो आप जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात सुनेंगे जब उनके, तो सदन में जो वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी लोगों ने शुभकामनाएं दी थी। ये शुभकामना संदेश होते हैं। हम भी चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं, तो आपको सड़क चलता आदमी शुभकामना देता है ना, वो शुभकामना सदन में दी गई। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, कृष्णानंद राय की CBI कोर्ट में इसी भारतीय जनता पार्टी ने सजा क्यों नहीं दिला पाई? एक भी गवाह नहीं खड़ा करा पाए। इस सरकार में CBI के फेल्योर था। CBI ने कृष्णानंद राय की हत्या में सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी किया। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? तो बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। मुझे अच्छी तरह का, राजनाथ सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वाराणसी में आकर कचहरी में धरने पर दिए थे, और सत्ता में आए गृह मंत्री थे। क्यों नहीं CBI के थ्रू उन लोगों को, आरोपियों के ऊपर जो है उनको सजा करा पाए? तो भारतीय जनता पार्टी अपनों की भी सगी नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी तब केंद्र में सरकार नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को पहचानिए। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि एक तरफ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को आज पद्मभूषण देते हो, पद्मभूषण ऐसे नहीं मिलता सड़क पे ठेले पे, और दूसरी तरफ आप उनको अपमानित भी करते हो। एक तरफ उसी नृपेंद्र मिश्रा को आप राम मंदिर निर्माण का चेयरमैन बना देते हो, एक तरफ उसी नृपेंद्र मिश्रा के द्वारा कारसेवकों पे गोलियां चलाई जाती है तो विलन उसको नहीं बनाते हो। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है कि वो जब जब मौके तलाशती है, जब फंसती दिखती है, तो अपनों का भी साथ नहीं देती। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, उसको गिनाने का समय कम है। अच्छा, हम बात करेंगे, चूँकि अभी हाल ही में धारा 370 पे बनी एक मूवी आई थी, और सिनेमा घरों में तमाम कार्यकर्ताओं को जो है देखने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, तो उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गए भी थे, देखे भी थे। तो ऐसे में आप 370 को क्या कैसे देखते हैं? पहली बात कि 370 हटा है, आप बताइए। उसमें से बस एक लॉ हटा है। यस, अच्छा लगा आपका सवाल। 370 का ये जो प्रोवाइजो है उसका एक सेक्शन हटाया गया, और आपको बता दूं कि करीब करीब 30 से ज़्यादा संवैधानिक सुधार उस 370 के तहत हो चुके थे। सारी जो हमारी IPC चलती है, सेम IPC कश्मीर में भी चलती है, उसका नाम बदल करके अशोक जी रणवीर संहिता हो जाता है। सारे एक्ट वही हैं। वहाँ पे जो वज़ीर आलम बोले जाते थे, वो चीज़ें कश्मीर में हटा करके फिर मुख्यमंत्री, बहुत से ऐसे संशोधन हुए, बदले। लेकिन उस कश्मीर में आज चुनाव नहीं हो रहा है।
ये इससे पहले देखिए, नहीं रुकिए ना, मेरी बात पूरी हो जाए जी। मैं उसको जोड़ दे रहा हूँ। जिस लोकतंत्र को लेकर के सोनम वांगचुक भी इसको समर्थन दिए थे, जब आपने लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाया, आज सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के हजारों लोग -15 डिग्री में वहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं। इस सरकार की नींद नहीं खुलती क्या? वो लद्दाख के लोग जो चाइना के घुसपैठ की बात करते हैं, जहाँ से गडेरिया समाज के लोगों को चीन के, आप देख रहे हैं कि वहाँ की आर्मी खदेड़ दे रही है, क्या ये चुभता नहीं है? क्या इस सरकार को क्या लद्दाख में लोकतंत्र बहाल नहीं करना चाहिए? क्या कश्मीर के लोग अपने नहीं हैं? तो आप अगर 370 पे अगर आप इतनी ढपली बजाते हैं, तो 370 को लेकर के कश्मीर में आज लोकतंत्र क्यों नहीं बहाल है? लद्दाख में आज लोकतंत्र क्यों नहीं बहाल है? वहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल है। और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करके बात करती है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी सीना पीट के करते हैं कि जान दे दूंगा। अरे जान मत दीजिए, बेटियों की जान बचाइए। मणिपुर का मन नहीं बोल पाते हैं नरेंद्र मोदी जी। हम तो कानून की बातें नहीं, ठीक है, वो कानून का एक दायरा होता है और कानून की प्रक्रिया होती है, उसमें आप जिस हिसाब से चलेगा। लेकिन क्या इससे पहले जब तक धारा 370 लगा था तब तक राहुल गांधी कभी जम्मू कश्मीर नहीं गए? धारा 370 हटने के बाद राहुल गांधी अपने परिवार यानी माताजी के साथ डल झील का विहार भी करते हैं, तो ये चीज़ ये पहले नहीं हो सकता था? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, एक बार आप फिर से अन्वेषण करिएगा। राहुल गांधी जी श्रीनगर गए हैं, और राहुल गांधी जी उनके पिता जब प्रधानमंत्री थे तब, मेरी उम्र 40 साल हो गई, मेरे मतलब फिर कह रहा हूँ, इसका पंप एंड शो नहीं हुआ। पंप एंड शो इसलिए नहीं हुआ कि कोई राजनीतिक ग्रीवांस नहीं था कश्मीर जाने का। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, इसके पहले कब गए थे? तो आपको ख्याल होगा कि जब असम अकॉर्ड हुआ था तब भी ये छोटे थे, इनके पिता ने किया था। तो ये जो चीज़ें एक मैं कह रहा हूँ ना कि एक नैरेटिव सेट करके बात की जा रहा है। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात है, ऐसा नहीं कि मतलब आप जाने को तो आप भी गए होंगे, हो सकता है मैं भी गया होंगे, ये सामने वाला भी व्यक्ति गया होगा, लेकिन एक राजनीतिक पहलू को देखते हुए धारा 370 जब तक लगा था तब तक उनकी माता जी भी नहीं गई थी, और धारा 370 हटने के बाद तब वो लोग जाकर विहार करते हैं। बहुत अच्छी बात कही। जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं पा रहे। मैं फिर से आपको कह दूं, आप जो कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर के हालात ऐसे थे, क्यों नहीं गए, 370 हटने के बाद गए, आप इसको कहिए। तो ज़्यादा मेरा जवाब न लीजिएगा। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का बयान है, आतंकी घटनाएं दर्द मतलब हर वर्ष बढ़ी हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। तो इसको मत कहिएगा कि 370 हटने से बहुत शांति हो गई और एकदम हमारी आर्मी वापस आ रही है। नहीं साहब, आज वहाँ पे सरकार का बयान है संसद के भीतर कि लगातार हमारे सैनिक शहीद हुए, आतंकी घटनाएं बढ़ी। एक और चीज़ बता दूं कि आज अखबार देख लीजिए, मैं किसी अखबार को कोड नहीं करता, नहीं वो तो सर्जिकल स्ट्राइक तक वो चले जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज अखबार उठा के देख लीजिए, गाजीपुर के 5 लोकप्रिय नेता रहे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की खबर, और कतिपय कई चैनलों के द्वारा माफिया कहा जाता है। अगर वो शख्स माफिया है तो बाकी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जराइम की दुनिया से एमएलसी और एमएलए बने हैं, उनको भी मीडिया लिखना शुरू करे। वो धर्मात्मा नहीं हो गए हैं। इसलिए मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज के अखबार में देखिए, अखबार को बेचना है मसाला, 3-3 पेज भरे हुए हैं, और एक पेज भी भारत रत्न के ऊपर 2 पेज भी नहीं है। आज भारत रत्न भी दिया गया ना 3 लोगों को, भाई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऐसे कुछ और एक और नाम है, 3 लोगों को दिया गया। और कल शायद भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जन्मदाता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। तो क्या मैं उस मीडिया पे सवाल खड़ा करता हूँ कि वो मीडिया आज कहाँ जा रही है? आज जिस मीडिया को लेकर के हमारे
इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल खड़ा करने पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर 1800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है और वहाँ पर जहाँ पे 42 लाख रुपए हमारे मात्र 23 कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद विधायकों जिसके नाम पते सब कुछ हैं, और एक तरफ जहाँ पे करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के 1100 से ज़्यादा लोगों ने, जो केवल नाम है किसी का पता नहीं और करीब 97 जगह तो नाम भी नहीं है, और उसको देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करीब 4,500 करोड़ का जुर्माना बनता है। वहाँ एक सवाल नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी को भी आपने जुर्माने कह दिया। तो ये जो हिंदुस्तान की जनता देख रही है, तो आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका खेल, इनकम टैक्स कहाँ है, सब कुछ सामने है, ईडी कहाँ है, सब कुछ सामने है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने साहब सब कुछ सच कर दिया। दिल्ली में एक तरफ जहाँ आप कथित शराब घोटाले को लेकर के आज के वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल डाल देते हो, उनके नेताओं को जेल डाल देते हो, और वही व्यक्ति शरद शेट्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदे देता है 55 करोड़, तो उसके बाद जेपी नड्डा के आप गिरेबान पे हाथ भी नहीं डालते। कौन सा कानून है? अगर वो ये बोल रहे हैं कि इससे पहले 7 बार हमने इनको रिपोर्ट भेजी है, उस पर वो नहीं आए और अंत में फिर ईडी को इस तरह का कार्रवाई करना पड़ा। नहीं, ईडी की कार्रवाई तो जो शेट्टी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि देख भाई उसमें तो सरकारी गवाह है ना, अरविंदो फार्मा का जो मालिक है शरद शेट्टी, वो तो गवाह है। वो तो कह रहा है कि साहब पहले तो कहा वो हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें जो है डरा रहे हैं, धमका रही है सरकार कि अरविंद केजरीवाल का नाम ले लो, और उसके बाद जब वो जेल गया उसके बाद उसकी भाषा बदल गई और पीठ के दर्द पे उसकी बेल हो जाती है, और उसके बाद पूरा उसी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कहने का मतलब एक तरफ जहाँ एक लॉटरी किंग है, वो पता चलता है साहब आमदनी उसकी सैकड़ों में और चंदा दे रहा है हज़ारों में, मतलब आमदनी चवन्नी और चंदा रुपया। सिक्किम सरकार का हज़ारों करोड़ रुपया का चूना लगा करके आया और ईडी ने उसको 500 करोड़ से ज़्यादा पे चार्जशीटेड किया, संपत्ति जब्त की, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है। अच्छा, हम फटाफट बात कर लेंगे क्योंकि अब समय का अभाव होने की वजह से। अभी वर्तमान में ही अभी कल ही एक इनकम टैक्स का कांग्रेस पार्टी को सूचना दिया गया, तो इसको कैसे आप देखते हैं अगर बात करें चुनाव को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल घबराई हुई है। घबराहट है इसलिए वो लगातार हर चीज़ जो उसके ऊपर गलत न्यायालय कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी और पकड़ा, और हमारी बात छोड़ दीजिए, देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के पतिदेव ने कहा, जो एक महान अर्थशास्त्री हैं, कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस पर क्या कहेंगे? क्या उनके पति भी देशद्रोही हो गए? और इसको ये सच जनता में न जाने पाए, लेकिन जनता में सच जा रहा है। आप जैसे साथियों को धन्यवाद देता हूँ, लगातार चीज़ें जा रही हैं। इसको देखते हुए पुराना गड़ा मुर्दा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठोक दिया कि साहब 1800 करोड़ का चंदा, और जबकि उसके सच ये है कि हमने एक एक नाम और पते दिए हैं, और सेम इसी तरह उन्होंने इनकम टैक्स का सम्मान भेजा हुआ। इनकम टैक्स का ही कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स ने कम्युनिस्ट पार्टी को भी किया। वो इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के पीछे क्यों चुप हो जाता है? सवाल ये है। आप हमको करिए, हम उसका जवाब देंगे, तो कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह का कृत्य करने पे जो हमारे ऊपर 1800 का वो किया जा रहा है एक जबरन और अवैध तरीके से, वही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 4,500 करोड़ का जुर्माना बनता है। उनके पास एक भी संबंध नहीं। आप बताइए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कहीं भारतीय जनता पार्टी की जांच हो रही है? जहाँ जहाँ इनके 5 स्टार होटल टाइप के इनके जो है कार्यालय बने, उसकी जांच हो रही है? ज़मीन कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया बिल्डिंग बनने की? नहीं होगी। आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हुआ करते थे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल बाइज्जत बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? जो नरेंद्र मोदी आप भी मतलब अरविंद केजरीवाल के उस पर चल रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के मशीन में आएगा और वो दूध का धुला हो जाएगा। वो एक वॉशिंग मशीन है, और उस वॉशिंग मशीन के वॉशिंग पाउडर मोदी वॉशिंग पाउडर हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर में आप जाएंगे, आप भी खरीद लीजिए वॉशिंग मशीन, क्योंकि वो कितना बड़ा धब्बा हो, कितना बड़ा दाग हो, 10-10 साल के दाग मिट जा रहे हैं। भाई प्रफुल्ल पटेल का दाग हट गया, छगन भुजबल का दाग हट जाएगा, आप ही के पार्टी के लोग जो है अब कांग्रेस छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें पूर्व सांसद अभी यहाँ के राजेश मिश्रा जी में, तो क्या वो मशीन में धुलने के जा रहे हैं? देखिए, राजेश मिश्रा जी सफाई इसकी खुद दे पाएंगे, लेकिन राजेश मिश्रा जी जिस वॉशिंग मशीन में गए हैं वो भी इनकार नहीं कर सकते। मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। उनसे पूछेगा कि अशोक चव्हाण क्यों चलेगा, जिनको कांग्रेस पार्टी ने
वहाँ पे उनको एकदम हाशिए पर रख दिया था। पूछेगा कि अजित पवार क्यों चलेंगे, पूछेगा कृपा शंकर सिंह क्यों चले गए, तो ये सारे लोग जो गए हैं वो उसी भ्रष्टाचार में, और तमाम मुकुल राय से लेकर के ऐसे तमाम नाम हैं, वो उसी के तहत भ्रष्टाचार के तहत घिरे हुए थे। और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है उसमें जा कर के वो डुबकी लगाई है और मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल करके बाहर निकलेंगे। जहाँ तक डॉक्टर राजेश मिश्रा जी की बात कही, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने उस डॉक्टर राजेश मिश्रा को मार दिया है। जो डॉक्टर राजेश मिश्रा प्रबुद्ध लोगों के बीच से एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बीएचयू के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और जिनको लेकर के हमारे जैसे लोग पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग एक सोचते थे कि साहब एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का भी पढ़ लिख करके गोल्ड मेडलिस्ट होकर के और हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी जुड़ करके जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान के संविधान लोकतंत्र को बनाने में आगे दिया, वो मिश्रा और डॉक्टर राजेश मिश्रा जो लोकप्रियता थी, एमएलसी बने, बनारस के सांसद बने। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन विचारों वो ये बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी से अब सम्मान नहीं मिल रहा है, तो मुझे अपने सम्मान बचाने के लिए मुझे पार्टी बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये विचार की लड़ाई है। सम्मान विचारों का होता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। और हम जिस विचार को सम्मान देते हैं वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है। और उस विचार के तहत इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और देश के रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, और बनारस के विख्यात नेता, पूरे मतलब देश के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी से बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता, ना मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर मुझे बेइज्जत भी करेगी तो मैं कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सोच लीजिए कितनी मजबूत थाती के लोग थे कि जो विचारों के लिए जीते थे और व्यक्तिगत सम्मान और व्यक्ति के लिए नहीं। और आज वही कांग्रेस 138 साल हो गई, जिसको कहा जाता है कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत, आज कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है, जिसके जीते जागते सबूत डॉक्टर राजेश मिश्रा भी है। नहीं, वो चूँकि चुनावी को देखते हुए और लगातार वो हारते जा रहे थे, तो वो इस पे बोले और बोल रहे थे कि सम्मान हमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूं। और वो ये भी दावा ठोक रहे हैं कि अब जितने मेरे अंदर जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनको अब बीजेपी में ज्वाइन करा रहा हूं। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे, वो तो आपके सबके सामने होगा। मैं एक वैचारिक सोच का व्यक्ति हूं और डॉक्टर साहब का सम्मान मैं तब भी करता था, आज भी करता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब के निर्णय का सम्मान नहीं करता हूं। और वो खुद भी वो चिंतित हैं इन सब सोच को लेकर के। और क्या आपको ये नहीं लगता वो ये लगता कि वो इससे ताजिंदगी कभी निकल पाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति एक वैचारिकी पे इतनी बड़ी राजनीतिक पारी खेल करके आया हो, और जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर राजेश मिश्रा बनाए नहीं जाते, किसी फैक्ट्री में बनाए नहीं जाते, वो लोगों के द्वारा बनते हैं, विचारों के द्वारा बनते हैं, बुनते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो राजेश मिश्रा ख़त्म हो गए। नहीं, वो चूँकि जब से अजय राय जी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, वो लगातार वो नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही उनको बनाया गया वो फिर दिल्ली के लिए कूच किए, फिर दिल्ली में पार्टी के हाईकमान से भी बातचीत किए, फिर क्या बात बनी कि नहीं बनी, फिर लगातार वो नाराज़ चलते आ रहे थे। ऐसा पार्टी के द्वारा बात निकलते आ रही थी। नहीं, देखिए, ये बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी सी बात है। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को वो सम्मान मिला है कांग्रेस पार्टी से कि वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे, जिसके द्वारा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का चुनाव हुआ। मुझे तो नहीं लगता है कि वर्तमान में, अगर शायद मैं पिछले 5 प्रदेश अध्यक्षों का नाम ले लूं, तो कोई उस उपलब्धि को प्राप्त किया हो, या उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने लोग होंगे, मुझे लगता है कि शायद अंगुली पे गिने लोग होंगे। तो वो सम्मान तो डॉक्टर मिश्रा के अलावा कोई नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है छोटी हैं ये चीज़ें, और उनका जो जवाब है, अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको खुद को आत्मघाती है ये। अच्छा, आखिरी हमारा प्रश्न सर कि आप भी प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेत भी प्रवक्ता हैं, इतना गुस्सा क्यों आता है सुप्रिया श्रीनेत जी को?
देखिए, सुप्रिया जी हमारी बहन हैं, और एक चीज़ अशोक भाई कहूँ कि आज की तारीख में जो व्यक्ति वैचारिक लड़ाई लड़ता है ना, और ईमानदारी के साथ लोगों की बात करता है उस सत्ता के खिलाफ जो पूरी तरह से फासिस्ट रंग में ढली हुई है, तो वो प्रेम से बात नहीं करेगा और अपने लिए बात नहीं करता। नहीं, मेरा 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 विज़न ये है कि अभी हाल ही में कंगना रनौत को लेकर वो मंडी वाले जो प्रश्न पे जो विवाद छिड़ा, उसके बाद से फिर उन्होंने रोल बैक किया, मतलब उस कमेंट से हटाया गया। तो मैं उस पर बात करता हूँ, मतलब इतना गुस्सा उनको क्यों आता है कि मतलब चुनावी चीज़ों को देखते हुए या राजनीतिक चीज़ों को देखते हुए मतलब इस तरह की पोस्ट की जाती है। देखिए, सुप्रिया जी की बात कही तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आज की जो पत्तलकारिता है ना, उस पर उनका हमला रहता है। आप सवाल उनसे नहीं पूछते हो। कभी प्रधानमंत्री से सवाल जब लोग पूछते हैं कि आम कैसे काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं, तो पत्रकारिता नहीं हो मेरे भाई। आप सवाल पूछिए, और इसीलिए कहा जाता है कि पक्ष विपक्ष के बीच में एक निष्पक्ष लाइन होती है, वो पत्रकार आप जैसे होता है। जब आप नहीं करते हो तो क्रोध रहेगा, लाजमी है। और रही बात कंगना रनौत की बात, तो वहाँ द एंड हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, किसी महिला होने के नाते मैं किसी महिला के खिलाफ नहीं, और सॉरी से बड़ी चीज़ क्या होगी। और जिनको आप बहुत बड़ी विभूति बना रहे हैं, वो कंगना रनौत जो है उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ क्या कहा था, उस पर क्या माफ़ी मांगा क्या कभी, या उस पर आप जैसे मीडिया के लोगों ने कभी उनको सवाल पूछा क्या, या कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा क्या, या कि भाजपा के प्रवक्ता से पूछा क्या कि उर्मिला मातोंडकर पे जो जवाब दिया था कंगना रनौत जी ने, उस पर क्या कहना है आपका। कितनी भद्दी गाली दी गई, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी जुड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये जो महिलाएं हैं, कम से कम एक महिला का सम्मान करना सीखे। कंगना रनौत जी को भी आप कहिएगा कि अगर आप किसी को ऐसे उंगली दिखाती हैं तो अंगूठा आप पे भी इशारा करता है। सुप्रिया जी ने उसी तरह इशारा किया। मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब प्रियंका गांधी जी भी कहती थी बिकनी में भी बच्चे जो है स्कूल भी जाएंगे क्या, बिकनी वाले ड्रेस में बच्चे स्कूल भी जाएंगे क्या, मतलब प्रियंका गांधी का ये बयान। एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि एक शैक्षणिक संस्थान के अपना एक उनकी प्रेयर की अपनी चीज़ होती है, कहीं सर्वधर्म प्रार्थना होती है, कहीं एक दूसरी प्रार्थना होती है, और हर स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, सब कुछ होता है। आप वहाँ तो कह सकते हो। प्रियंका गांधी ने इस स्वतंत्रता की बात कही थी, और दूसरी तरफ हट के कहा था कि कोई भी व्यक्ति हमारी स्वतंत्रता को और हमारे सामने वाले को कोई संविधान में अधिकार अशोक जी नहीं मिला है कि वो हमारी देशभक्ति को तय करेगा, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को तय करेगा। ये किसी को अधिकार नहीं मिला है। इस बात को हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा था। और मैं एक सवाल कहता हूँ कि जब इस देश का ही प्रधानमंत्री कहता कि कपड़ों से पहचान लेता हूँ, तो कितने पत्रकारों ने सवाल पूछा था, थोड़ा बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी आपने ये किसको बोला था। आप बीच बीच में मीडिया को क्यों ले जा रहे हैं। चूँकि सुप्रिया श्रीनेत्री ने भी एक बार कमेंट किया था कि पत्रकारों को चरण चुंबक से संबोधित कर दिया था। तो ऐसे में आप, चूँकि कांग्रेस पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी, तो आप भी एक ऐसा न्यूज़ चैनल बना लिए होते या एक अलग सा मीडिया बना लिए होते। नहीं, हमें वो गोदी मीडिया नहीं पैदा करनी, क्योंकि अगर मैं गोदी मीडिया पैदा करनी होती तो पंडित नेहरू के समय से पैदा कर दी होते, और तब कर दी होते तो शायद ये पैदा भी ना होते। हमने इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है, हमारे तमाम ऐसे नेता आपके बीच से ही आए, पत्रकार हुआ करते थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी जो है निष्पक्ष पत्रकार हुआ करते थे। ऐसे तमाम लोग हैं, बनारस से लेकर के तमाम लोगों की चर्चा करूंगा। हमने आप जैसे साथियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर नहीं लागू होता। एक सिंगल पत्रकार बता दीजिए मजीठिया वेज कानून कब लागू होगा, कोई पूछता है। मजीठिया वेज का कानून कौन दिया, कांग्रेस की सरकार में आया, आते आते फैसला आया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से एक पत्रकार नहीं पूछ पाता, कर दे तो प्रिंट मीडिया कितने पत्रकारों का भला हो जाए। हम तो आपकी भी बात करते हैं, लेकिन जब मीडिया चरण चुंबन का काम करता है तो बिल्कुल उसको आईना दिखाना भी हमारे लिए, जनता के लिए मजबूरी है, हम करेंगे। लेकिन ये कोई कहे कि साहब हम पत्रकारों के विरोधी हैं, मीडिया नहीं। जो लोग चरण चुंबन मीडिया का काम करते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, उनके खिलाफ बोलना जरूरी है। आपने एक बहुत बड़े चैनल को देखा, उनकी बहुत बड़ी एक एंकर हैं, हमारे एक नेता जवाब दे, ट्रोल तो हुई, कैसे कह रहे हैं कि कट कर दो, इनको कम कर दो, आवाज़ कम कर दो। आपने देखा ना, तो ये चल रहा है। गोदी मीडिया ऐसे नाम नहीं दिया गया है कि आप सही सवालों से भाग रहे हैं, जनता के सवालों को आप पूछना नहीं चाहते,
इसीलिए सवाल जब पत्रकार ये बन करके पूछता है कि आम काट के खाते हैं मोदी जी कि छील के खाते हैं, तो हम जैसे लोगों को गुस्सा आता है। तो ये थे वरिष्ठ प्रवक्ता संजीव सिंह जी। तो इन्होंने बताया कि मीडिया को भी निष्पक्ष रूप से अपनी बातें रखनी चाहिए, ना कि चरण चुंबक और आम चूस के इस तरह की इन्होंने बातें बताई। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।